Hello everyone and welcome back to JK Alerts. I am back with question numbers 11 to 20. एक से लेकर 10 तक डाल चुका हूँ मैं. तो ये डाला इन्होंने स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन, बट बहुत बेसिक कि स्पीड का रेशो दिया हुआ है और टाइम का रेशो बताओ. तो जो स्पीड का रेशो होता है टाइम का रेशो उसका उल्टा होता है, लेकिन स्पीड का रेशो पहले निकालना पड़ेगा. तो स्पीड का रेशो बन जाएगा आपका, क्वेश्चन में एक रेशो तो दिया है कि अनिल की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड है और वरुण की स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है. दोनों की यूनिट्स अलग अलग है, एक मीटर पर सेकंड में है, दूसरी किलोमीटर पर आवर में है. तो रेशो जब भी देखी जाती है तो यूनिट सेम करने पड़ते हैं. किसी एक को चेंज कर लेते हैं. किसको चेंज करना ईजी रहेगा? अगर मैं इसको मीटर पर सेकंड में करूँगा 5/18, ये नहीं कटेगा. उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लेते हैं. सो दिस विल बिकम 40 × 18/5. मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करना हो तो 5/18 से. मैंने 5/18 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 18 से 40 नहीं कटेगा, लेकिन वो कट जाएगा, वो 5 से 40 कट जाएगा. 5 1 ज़ा 5 8 ज़ा. सो इस बंदे की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड की जगह क्या हो जाएगी? 8 × 18 किलोमीटर पर आवर. 8 × 18 मुझे पता 144 होता है, बट मल्टीप्लाई करके कोई ज़रूरत नहीं लिखने की, मुझे रेशो चाहिए. तो यहाँ लिख लेते हैं अनिल और यहाँ लिख लेते हैं वरुण. तो नीचे आ जाएगा टाइम का रेशो. पहले स्पीड का रेशो लिखते हैं. तो अनिल की स्पीड मैंने चेंज कर ली. अब 40 नहीं लिखनी है, कितनी लिखनी है? 8 × 18. और वरुण की सेम रखो, क्योंकि वरुण की ऑलरेडी किलोमीटर पर आवर में उसकी कितनी है? 40. तो उसकी 40 रहने दो. क्या कुछ कैंसिल हो रहा है? तो साफ साफ नज़र आ रहा है कि 8 के टेबल में 40 आता है. 8 1 ज़ा 8 5 ज़ा. तो स्पीड का रेशो क्या बन गया फाइनली? 18:5. 18:5 आ गया स्पीड का रेशो. तो टाइम का रेशो इसका उल्टा, मतलब 5:18. और 5:18 कौन सा ऑप्शन है? सेकंड. देखो एक ऑप्शन 18:5 भी दिया था, बट वो स्पीड का रेशो है, और टाइम का रेशो उसका रिवर्स करना होता है, क्योंकि स्पीड और टाइम आपस में इन्वर्सली रिलेटेड होते हैं. क्या किया मैंने? 8 से 40 को काटा 5 बार. तो जब 8 यहाँ पे रहा ही नहीं, 40 यहाँ पे रहा ही नहीं, तो यहाँ क्या रह गया? सिर्फ 5. और यहाँ रह गया 18 × 1 18. तो 18 और 5 का रेशो ही तो रहा. तो इसका उल्टा करोगे तो 5 और 18 का आ जाएगा. 5 और 18 था ऑप्शन में. अब इस क्वेश्चन में डिस्टेंस देख के ये मत सोचना कि ये स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है. ये सरफेस एरिया वॉल्यूम का क्वेश्चन है. पूछ रहा है मिनट हैंड जो है 2 दिन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी. मिनट हैंड समझते हो? घड़ी में जो क्लॉक होती है उसमें 3 सुइयाँ होती हैं, सेकंड हैंड, मिनट हैंड और आवर हैंड. तो मिनट हैंड के बारे में बात कर रहा है. और हम जानते हैं मिनट हैंड 1 घंटे में पूरा चक्कर लगाती है. 12 से शुरू होती है, वापस 12 पे आ जाती है 1 घंटे में. तो 2 से 3 बज जाते हैं, फिर 3 से 4 बजने के लिए, फिर 12 से शुरू होती है, फिर 12 पे पहुंच जाती है. तो मिनट हैंड 1 दिन में पूरी घड़ी के कितने चक्कर लगाती है? 24. तो 2 दिन में कितने चक्कर लगाएगी? 48. सो जितना भी डिस्टेंस वो 1 घंटे में कवर करेगी उसको 48 से मल्टीप्लाई भी करना है, क्योंकि उसका डिस्टेंस कितने दिन का निकालना है? 2 दिन का. मैं जानता हूँ वो 1 रेवोल्यूशन में 1 घंटे का सफ़र तय करती है. मतलब जितना वो 1 आवर में चलेगी, मतलब उसका 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट हो गया. लेकिन मुझे तो 2 दिन चलाना है, और 2 दिन में कितने घंटे होते हैं? 2 दिन में 48 घंटे होते हैं. 1 दिन में 24, 2 दिन में 48. तो अगर मुझे उसका 48 घंटों का सफ़र तय करवाना है तो मुझे उससे कितने चक्कर लगवाने पड़ेंगे? 48 रेवोल्यूशन लगवाने पड़ेंगे. तो मैं देखता हूँ 1 रेवोल्यूशन में कितने चक्कर लगेंगे. पूरी इसकी बाउंड्री का चक्कर लगाना है, क्योंकि क्लॉक मूव कर रही है तो वैसे ही तो मूव करती है. तो बाउंड्री का तो चक्कर लग रहा है, मतलब वो किसकी बात कर रहा है? सरकमफ्रेंस की. तो 1 रेवोल्यूशन में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होगा? जितना सरकमफ्रेंस होगा. जितना सरकमफ्रेंस होगा सर्कुलर क्लॉक का. सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला हम जानते हैं 2πr. 2 × π × r. और रेडियस मुझे पता है, क्योंकि घड़ी की सुई कहाँ से शुरू होती है? यहाँ से, और यहाँ तक जाती है. तो घड़ी की सुई की जितनी लेंथ होगी वही रेडियस होता है. और रेडियस कितना है? 7 सेंटीमीटर. तो ये कितना आ जाएगा? 2 × 22/7 × 7. 7 से 7 कट जाएगा, तो 2 × 22 44. सो 44 सेंटीमीटर कवर होगा कितने रेवोल्यूशन में? 1 रेवोल्यूशन में. लेकिन मुझे रेवोल्यूशन कितने कंप्लीट करवाने हैं? 48.
सो 48 को मल्टीप्लाई कर लो 44 से, 4 8 ज़ा 32, 4 4 ज़ा 16 और 3 19, इधर भी यही आ जाएगा, 9 और 2 11, 9 1 10 और 1 11, 2112। तो 2112 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। कुछ मुश्किल नहीं था। एक रेवोल्यूशन मतलब 1 घंटा घड़ी ने चला। घड़ी से कितने दिन चलाना है? 2 दिन। तो 2 दिन में कितने घंटे चलाना पड़ेगा? 48 आवर्स। 48 आवर्स मतलब घड़ी को कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? 48 चक्कर। तो एक चक्कर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल होता है? जितना घड़ी का सर्कमफ्रेंस होगा। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला होता है 2πr। सो 2 × π × r। तो 2 × 22/7 × 7, तो 7 से 7 कट गया, 2 × 22 आ गया 44। 44 सेंटीमीटर ट्रैवल करेगी वो 1 घंटे में। तो 48 घंटे में कितना करेगी? 44 × 48, 2112 सेंटीमीटर आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन है और ऑल्टरनेट डेज वाला क्वेश्चन है, पढ़ाया हुआ है, इजीली कर सकते थे आप। तो अनिल किसी काम को 16 दिन में कर सकता है और उसी काम को शशि कर सकता है 24 दिन में। अनिल कर देगा 16 दिन में, शशि कर देगा 24 दिन में। तो 16 और 24 का एलसीएम 48, 16 कितने सा 48, 3 ज़ा 24 कितने सा 48, 2 ज़ा, दोनों की एफिशिएंसी आ गई। इफ़ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज, ऑल्टरनेट डेज का मतलब होता है एक दिन छोड़ के एक दिन काम करेंगे। पहले दिन जो काम करेगा वो सेकंड डे नहीं करेगा, वो थर्ड डे आएगा। जो सेकंड डे काम करेगा वो थर्ड डे नहीं करेगा, वो फोर्थ डे करेगा। बोल रहे पहले दिन अनिल आ रहा है, विद अनिल स्टार्टिंग। पहले दिन अनिल आएगा, फिर अगले दिन शशि, फिर अनिल, फिर शशि। तो साइकिल कितने के बाद रिपीट हो रहा है? 2-2 दिन के बाद। तो 2 दिन का काम करवा देते हैं। पहले दिन अनिल आएगा, 3 कुर्सियाँ बना देगा। दूसरे दिन शशि आएगा, 2 कुर्सियाँ बना देगा। तो मैं कह सकता हूँ मेरा 2 दिन में 5 चेयर्स बन गई कि नहीं? 2 दिन में 5 चेयर्स बन गई। मुझे बनवानी कितनी है? 48। और 5 के टेबल में 48 नहीं आता। तो 48 से छोटा मल्टीपल बताओ जो 5 के टेबल में आता हो। तो आप बोलोगे 5 9 ज़ा 45। तो अगर यहाँ 9 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी 9 से मल्टीप्लाई करो। कहने का मतलब 18 दिन में कितनी चेयर्स बन जाएंगी? 45 चेयर्स बन गई। कितनी रहेगी? 3 चेयर्स ही रहेगी ना। पूरी कितनी करवानी है? 48 पूरी करवानी है। 45 तो बन गई, 3 कुर्सियाँ रहेगी। अब मुझे देखना है 19वें दिन कौन काम करने आएगा। तो मैंने ध्यान दिया कि अनिल आता है ऑड डेज पे। अनिल आया पहले दिन, अनिल आएगा तीसरे दिन, फिर अनिल आएगा 5वें दिन। अनिल आता है ऑड डेज पे। तो जो 19वां दिन है वो भी तो ऑड नंबर है। जो 19th डे है वो भी तो एक ऑड नंबर है। इसका मतलब 19वें दिन अनिल आएगा। अनिल आएगा तो कितनी कुर्सियाँ बना देता है? वो 3। अगर अनिल को बुलाऊं मैं तो अनिल 3 कुर्सियाँ बना देता है। मुझे बनवानी भी कितनी है? 3 ही बनवानी है। इसका मतलब 19 दिन में काम खत्म। क्या था इस क्वेश्चन में? मतलब अगर आप घर से पढ़ के गए हो अच्छे से तो एग्ज़ाम टफ नहीं है, बट एग्ज़ाम ईजी भी नहीं है। ये मुझे अच्छा लगा कि एग्ज़ाम बिल्कुल ही बच्चों वाला भी नहीं है। 1-2 क्वेश्चन है बीच में जो सीधे सीधे थे, बट हर क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में ईजी क्वेश्चन तो आते ही हैं। वो चाहे आप यूपीएससी भी ले लो, वहाँ भी 1-2 क्वेश्चन ऐसा होते हैं जो आपको आता है। तो 1-2 क्वेश्चन यहाँ भी अगर ऐसा था तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन 1-2 क्वेश्चन बहुत ही हार्ड था जो भी इसमें आएगा। अब ये एवरेज का क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा डाटा ट्रिकी है, क्वेश्चन आसान है। द एजेस ऑफ ए बी एंड सी आर, 3 बंदे हैं, तीनों की एज दी है। ए कितने साल का है? 8 साल और 10 महीने का। बी कितने का? 15 साल और 6 महीने का। और सी कितने का? 12 साल और 5 महीने का। तीनों की मुझे एज पता है। मेरे से तीनों की एवरेज पूछी है, कोई भी बच्चा निकाल लेगा। एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है? तीनों की एज का सम करो, डिवाइड कर दो 3 से। वो तरीका तो है अपने पास, लेकिन वहाँ दिक्कत क्या आएगी? आपको पहले यूनिट सेम करना पड़ेगा। सभी की सभी एज आपको यहाँ तो मंथ्स में चेंज करनी पड़ेगी या ईयर्स में चेंज करनी पड़ेगी। तो वहाँ आप फंस जाओगे। वहाँ कैलकुलेशन एरर होने का पूरा स्कोप है। अब आ जाओ मेरे तरीके पे। मेरे तरीके में आपको पता है एफर्ट नहीं होता, थोड़ा सा दिमाग लगता है। मैं सभी की एज लिखूँ अगर, तो पहला 8 साल का है, दूसरा 15 साल का है और तीसरा 12 साल का है। अभी मैं सिर्फ ईयर्स पे नोटिस कर रहा हूँ, अभी मैंने मंथ्स पे ध्यान नहीं दिया। अब मंथ्स की बात करूँ तो 10 महीने, 6 महीने और 5 महीने। तो 10 और 6 16 और 5 21 महीने और है मेरे पास। 21 मंथ्स और है। 21 मंथ्स में से कितने मंथ्स के मैं ईयर बना सकता हूँ? तो आपको पता है 12 महीनों का 1 साल बन जाता है।
अगर ये 24 महीने होते तो मैं इसके भी क्या कन्वर्ट कर लेता, ईयर्स कन्वर्ट कर लेता, ये 2 साल बन जाते, बट ये 2 साल बन नहीं पाएंगे। तो 21 में से मैं 12 महीने एक साइड कर लेता हूँ, 21 को तोड़ लेता हूँ, 12 + 9, 21 को 12 + 9 लिख सकता हूँ ना, क्या दिक्कत है। ये ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में है, ये भी ईयर्स में है, ये तीनों की एज है। तो 12 महीने जो हैं वो पूरे पूरे ईयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। 12 महीने कितने साल होते हैं, 1 साल। तो इस बंदे की उम्र 1 साल और बढ़ा देते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, 12 थी 13 कर देते हैं। ऐसा करने से ये 12 महीने तो कंज्यूम हो गए। 12 महीने मतलब 1 साल। तो मैंने 1 साल वो इसको दे दिया, किसी को दे दो, चाहे इसको दे दो चाहे इसको दे दो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज आके इन सभी को प्लस ही तो करना है। तो जब प्लस ही करना है तो 15 में 13 प्लस करो या 14 में 14 प्लस करो, बात तो एक ही बनेगी। तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, चाहे मैं वो 1 साल इसको दे देता चाहे इसको दे देता, एडिशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता ऑर्डर में। और ना ही ये फ़र्क पड़ता है, जैसे कोई बोले आपको 3 + 2 बताओ तो आप बोलोगे 5, अभी तो इनका सम 5 ही है। अब सपोज़ आपको कोई बोले कि 1 ऐड करना है, तो 1 ऐड करने पे आपको पता है सम तो 6 होना ही है। तो चाहे वो 1 ऐड इसमें कर दो चाहे वो 1 ऐड इसमें कर दो, क्या फ़र्क पड़ेगा। इसमें करोगे तो 4 + 2 6 बन जाएगा, और इसमें करोगे तो 3 + 3 6 बन जाएगा। कहने का मतलब ऐड में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि किसको दे दिया आपने, वो 1 किसको दोगे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मत सोचना कि मेरी इससे कोई रिश्तेदारी है, इसको जो +1 दे दिया इसको भी कर देना, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। सो 12 महीने ख़त्म हो गए, अभी 9 महीने पेंडिंग है। वो जो 9 महीने है ना, वो तीनों को मिलने हैं ना, तीनों को डिस्ट्रीब्यूट करनी है। जो भी चीज़ डिस्ट्रीब्यूट करनी है तीनों को करनी है। एवरेज का मतलब ही यही होता है कि वो चीज़ तीनों को मिलनी चाहिए। जैसे कल बॉक्स वाला क्वेश्चन था कि हर एक का वजन 2.5 किलो बढ़ गया 8 जगह, तो मैंने 8 जगह बढ़ा दिया था 2.5 किलो, 20 kg उस क्वेश्चन का आंसर था। तो यहाँ जो एक्स्ट्रा 9 महीने बचे हैं ना, वो सभी को कितने मिलेंगे, 3-3 महीने, क्योंकि 3 बंदे हैं ना, 3 महीने इसको, 3 महीने इसको, 3 महीने इसको, तो 9 महीने पूरे हो जाएंगे। वो 9 महीने बाद में देखेंगे, पहले मैं इनका एवरेज पता कर लेता हूँ। तो एवरेज पता करने के लिए क्या करना होता है, इनका सम कर देते हैं। जब सम कर दोगे तो डिवाइड किससे करना होता है, 3 से, क्योंकि टोटल टर्म्स कितनी है। एवरेज का फॉर्मूला क्या है, एवरेज = सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी चाहिए, 3 थी, 3 ही तो बंदे थे, 1 2 3। तो सम अब कितना ईजी हो गया, 15 और 13 28, 28 और 8 36। तो 36 को जब आप 3 से डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 12। तो 12 साल तो आपके पूरे पूरे बन रहे हैं, 12 साल आपके पूरे पूरे बन रहे हैं। और ये 9 महीने जो हैं ये सभी को 3-3 महीने के रूप में मिलेंगे। तो एवरेज आ जाएगी 12 साल 3 महीने, 12 साल 3 महीने इस क्वेश्चन का आंसर है। अदरवाइज इस क्वेश्चन को करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि डाटा ऐसा सेट किया हुआ है कि मंथ्स के जब ईयर्स बनाने जाओगे तो इसको 12 से डिवाइड करोगे, 10/12 कितना होता है, काट के 5/6, फिर मिक्स फ्रैक्शन बनेगी 8 5/6, फिर 53/6 बनेगा उसका, फिर एलसीएम लोगे, कितना मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो थोड़ा दिमाग लगाओ। क्या किया मैंने सबसे पहले ईयर्स ले लिए सभी के, 8 15 और 12, सभी के ईयर्स ले लिए। ये 12 था पहले, ये डायरेक्टली 13 नहीं था, ये पहले 12 था। 13 कैसे बना, फिर मैंने देखा पीछे मंथ्स भी रह गए हैं। मैंने देखा यहाँ 10 महीने बचे हैं, यहाँ 6 महीने बचे हैं, यहाँ 5 महीने बचे हैं। तो टोटल मंथ्स कितने हुए, 10 और 6 16 और 5 21 महीने बचे। फिर मैंने 21 महीनों का साल बनाने का कोशिश की, तो 21 महीने पूरे पूरे साल में कन्वर्ट तो हुए नहीं, क्योंकि साल बनाने के लिए मुझे कितने महीने चाहिए थे, 24 महीने होते तो मैं 2 साल बना देता। और 21 थे तो 12 मैंने एक साइड कर लिए, 9 महीने जो बचे वो एक साइड कर लिए। ये जो 12 महीने थे इसका 1 साल बन गया, वो मैंने दे दिया इस बंदे को, किसी को दे देते कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सम तो 36 ही आना था। लेट्स से आपने इसको 12 ही रखा, ये जो 1 साल एक्स्ट्रा था वो इसको नहीं दिया, इसको 12 ही रखा, इसको 16 कर दिया, तो तब भी तो ये 36 ही रहेगा। 16 और 8 24 और 12 36। मतलब वो जो 1 साल बना है ना वो किसी एक को दे दो, किसी एक को, ये मत कहना किसी को ही देना है, किसी को दे दो। पीछे कितने महीने बचे, 9 महीने, वो 9 महीने सभी को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होने हैं, बाद में करेंगे, पहले ईयर्स का हिसाब किताब ख़त्म कर लेते हैं। सम बन गया 36 को 3 से डिवाइड किया 12 साल, तो 12 साल तो पूरे पूरे बन गए। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो गया, ये हो ही नहीं सकता आंसर। 10 साल कैसे आंसर होगा अगर 12 ऑलरेडी आ चुके हैं। हाँ 13 ज़रूर बन सकते थे, लेकिन फिर 9 महीने डिस्ट्रीब्यूट करने से 3 बंदों में, तो तीनों बंदों को कितने कितने महीने आएंगे हिस्से में, 3-3 महीने, तो 12 साल 3 महीने आ गया एवरेज, जो कि सेकंड ऑप्शन में ही था। अब इस क्वेश्चन से मुझे प्रॉब्लम है, जिसके लिए मैं काफ़ी देर से बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन नहीं डालना चाहिए था, वो ये वाला क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल्स का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे 6 बार कॉइन टॉस करना है, 6 बार, 3 बार से ऊपर करो तो उसका सैम्पल स्पेस बनाना मुश्किल हो जाता है। चलो 4 कॉइन का होता मैं सैम्पल स्पेस बना देता,
6 बार कॉइन टॉस हुआ है, मतलब 64 का सैम्पल स्पेस बनेगा। 64 का सैम्पल स्पेस कॉपी पे बनाना बहुत मुश्किल है और गलती लगने का पूरा पूरा चांस है। इतना टाइम भी नहीं पेपर में कि आप 64 का पहले सैम्पल स्पेस ही बनाओ। तो सीधे तरीके से तो ये हो ही नहीं सकता था, ये बनना था बर्नौली ट्रायल से। सो वो 10th के बच्चे से आप कैसे एक्सपेक्ट करते हो कि वो कर देगा, क्योंकि उसके लिए थोड़े और कॉन्सेप्ट चाहिए। चलो मैं सिखाता हूँ थोड़ा सा, लेकिन उसके लिए थोड़ा कॉम्बिनेशन का भी आपको नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा फैक्टोरियल का नॉलेज होना चाहिए। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक 10th क्लास के बच्चे को नहीं आती हैं, जो यहाँ यूज़ होंगी। खैर देखते हैं। आपको क्या चाहिए, एग्जैक्टली 4 टेल्स, 4 बारी टेल आना चाहिए। कब? जब आप कॉइन कितनी बार टॉस करो, 6 बार। तो आपके लिए सक्सेस क्या है? आपके लिए सक्सेस है अगर टेल आ जाए। टेल आ जाए तो आप खुश हो ना, क्योंकि आपको टेल ही तो चाहिए। आपके लिए फेलियर क्या है? फेलियर है कि मुझे हेड नहीं चाहिए। तो अगर हेड आ गया तो उसको मैं सक्सेस तो नहीं मानूंगा, वो मेरे लिए फेलियर है। तो इसका फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का NCR। अब आप पूछोगे N क्या है और R क्या है? C होता है कॉम्बिनेशन। N होता है कि आपने ये ट्रायल कितनी बार किया। N इज नंबर ऑफ ट्रायल्स। ट्रायल मतलब आप कितनी बार टॉस कर रहे हो, तो आप कितनी बार टॉस कर रहे हो? 6 बार। तो N की वैल्यू तो 6 है। R होता है कि आपको कितनी बार सफलता चाहिए, आपको सक्सेस कितनी बार चाहिए। तो हमें सक्सेस कितनी बार चाहिए? 4 बार। मुझे टेल कितने चाहिए? 4। तो R क्या होता है कि आपको कितनी बार जीतना है, आपको सक्सेस कितनी बार चाहिए। N भी समझ गए हम। N मीन्स हमने कितनी बार ये एक्सपेरिमेंट किया, मतलब हमने कितनी बार ये कॉइन टॉस किया? 6 बार। और 6 में से हम कितनी बार जीतना चाहते हैं? हम 4 बार जीतना चाहते हैं। तो सक्सेस मतलब R की वैल्यू आ गई 4। NCR P की पावर R Q की पावर N-R। अब आप पूछोगे P और Q क्या है? तो सक्सेस को यहाँ P से डिनोट किया जाता है, सक्सेस को P से डिनोट किया जाता है, फेलियर को Q से। बट P और Q सक्सेस और फेलियर की प्रोबेबिलिटी है। तो पहले प्रोबेबिलिटी पता करनी पड़ेगी हमें। खुद बताओ, अगर एक ही कॉइन की बात करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है? 1/2। अगर कॉइन फेयर है, और हम फेयर कॉइन की बात कर रहे हैं क्योंकि कॉइन कैसा था? अनबाइज्ड। अनबाइज्ड होता है जिसमें कोई चालाकी ना की गई हो, बिल्कुल अच्छा कॉइन है, फेयर, साफ़ सुथरा, जिसमें कोई हेड आने के ज़्यादा चांस नहीं है, कोई टेल आने के ज़्यादा चांस नहीं है। सो P और Q की वैल्यू यहाँ पे 1/2 आ जाएगी। देखो यार, कॉइन टॉस किया तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। हेड आने की संभावना 1/2, टेल आने की संभावना 1/2। बटे 2 क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि कॉइन पे 2 ही चीज़ें आती हैं, या हेड या टेल। और जब मैं हेड चाहता हूँ तो मैं ऊपर एक ही चीज़ चाहता हूँ, हेड ही चाहता हूँ, तो मेरी काम की चीज़ है 1, तो 1/2 मीन्स टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, हेड आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, फेलियर की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। तो P और Q की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। सो N की जगह आ जाएगा 6, C R की जगह आ जाएगा 4, P की पावर R क्या है? 4, P की पावर 4, और Q की पावर N-R। N-R मतलब 6 - 4, 6 - 4 मतलब 2। मुझे पता है P और Q की वैल्यू कितनी है? 1/2। तो P को हटाओ, यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर 4, Q को हटाओ, यहाँ आ जाएगा 1/2 की पावर 2। हमने मैथ में एक चीज़ पढ़ी थी, व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। बेस सेम है, 1/2 बेस तो सेम है, तो पावर्स को ऐड कर दो, तो 4 + 2 6 पावर बन जाएगी इस पूरे की। और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है? अगर कहीं पे आपको दिखे NCR, तो इसका मतलब होता है N फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल इंटू N-R फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल क्या होता है, मैं बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में नहीं समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आपको पूरा क्वेश्चन पेपर के सोल्यूशन देना। बर्नौली ट्रायल पे कभी खुल के कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मान के चलो कि कल ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, नहीं तो बच्चे प्रोटेस्ट पे उतर आएंगे। सो N फैक्टोरियल मतलब 6 फैक्टोरियल अपॉन R फैक्टोरियल मतलब 4 फैक्टोरियल इंटू N-R। N-R की वैल्यू कितनी है? 6 में से 4 के 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, और इन दोनों की पावर 6 हो जाएगी। तो दोनों दो तो नहीं लिखूँ, एक ही बार लिखना होता है। तो 1/2 की पावर हो जाएगी 6 इन मल्टीप्लीकेशन व्हेन बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड। 6 फैक्टोरियल को तोड़ के लिखो। 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। 6 से मल्टीप्लाई करना शुरू करो 1 तक। लेकिन नीचे क्या नज़र आ रहा है? 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 × 3 × 2 × 1। तो ये चीज़ तो मुझे ऊपर भी नज़र आ रही है, 4 फैक्टोरियल तो ऊपर भी है।
तो क्या मैं 6 फैक्टोरियल को ये नहीं लिख सकता, 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 ये क्या है, ये पूरा का पूरा 4 फैक्टोरियल ही तो है, और 4 फैक्टोरियल से 4 फैक्टोरियल कट जाएगा, पीछे बचा 2 फैक्टोरियल। 2 फैक्टोरियल क्या होता है, 2 फैक्टोरियल होता है 2 इंटू 1, और 2 इंटू 1 का क्या मतलब होता है 2, तो 2 फैक्टोरियल को हटा के 2 रहने दो सिर्फ, और 2 से ये 6 कट जाएगा, 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा, तो 3 5 ज़ा 15, इधर आ गया 15। 1 की पावर 6, 1 की पावर जो मर्जी हो 1 ही रहता है, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 6 इज़ 64, मतलब 2 को कितनी बार मल्टीप्लाई करना, 6 बार, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। तो ऊपर आ गया 15, 3 इंटू 5 15, नीचे आ गया 2 की पावर 6 64, नीचे था 2 की पावर 6, ये बन गया 15/64, 15/64 इज़ योर आंसर। इतना सब कुछ एक 10th के बच्चे को नहीं पता होता, मतलब खुद देख सकते हो आप यार, आपको भी ये चीज़ें अभी नहीं पता होंगी, आपने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि ये सब पेपर में आएगा। आप प्रोबेबिलिटी क्या पढ़ के गए थे, कार्ड्स वाले क्वेश्चन, 2 हेड या टेल वाले क्वेश्चन, या 2 डाइस वाले क्वेश्चन, या फिर बॉल वगैरह वाले क्वेश्चन कि एक डब्बे में हाथ डाल के बॉल निकाल ली तो रेड कलर की निकलेगी या ब्लैक कलर की निकलेगी। आपने नहीं सोचा होगा कि यार बर्नौली ट्रायल का क्वेश्चन आ जाएगा जो कि 12th का टॉपिक है। तो क्या कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन अगर किसी ने तुक्का मारा 15/64 तो ठीक है, लेकिन तरीके से इसको निकालना इट वॉज ए टफ जॉब। एवरेज का क्वेश्चन इस टाइप पे कल भी पूछा गया था, लेकिन कल एक न्यू स्टूडेंट ज्वाइन हुआ था, आज इस क्वेश्चन में 5 न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। क्वेश्चन पढ़ते हैं पहले। एवरेज एज ऑफ ए ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट्स, जो कल क्वेश्चन था उसमें पता ही नहीं था कि ग्रुप कितने स्टूडेंट्स का, वो पूछा था एंड में। तो 10 स्टूडेंट्स का ग्रुप है और एवरेज कितनी है 12, सम निकल जाएगा। सम क्या होता है, एवरेज मल्टीप्लाई बाय नंबर, एवरेज कितना है 12 और नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं 10, तो सम आ गया जाए 120। फिर कितने नए स्टूडेंट हैं 5 नए स्टूडेंट जुड़े हैं जिनका एवरेज नहीं पता, जिनका एवरेज नहीं पता, तो ये भी एक सम ही बना। सम क्या होता है, कितनी एवरेज है मल्टीप्लाई बाय कितने बच्चे जुड़े, यहाँ कितने बच्चे थे 10, यहाँ कितने बच्चे और जुड़ गए 5, ये था एवरेज, और ये मैंने एवरेज लेट कर लिया, लेट ही कर सकता हूँ क्योंकि पता तो है नहीं। अब इन 5 बच्चों के ज्वाइन करने से जो अब ग्रुप बना ना, उसका एवरेज बढ़ गया 1 साल से। एक ग्रुप पहले था 10 बच्चों का, अब जब 5 बच्चे और जुड़ गए तो अब ग्रुप कितने बच्चों का बन गया, ये 15 बच्चों का ग्रुप है। 15 बच्चों का ग्रुप है, मानते हो इस बात को? 10 बच्चे यहाँ हैं, 5 बच्चे यहाँ हैं, तो यहाँ 15 बच्चे ही होंगे। इन 15 का सम इन 15 के बराबर होगा, क्योंकि यही वही तो है बच्चे, से बच्चे थोड़ी डिफरेंट है। ग्रुप का एवरेज बढ़ गया 1 साल से। पहले ग्रुप का एवरेज कितना था 12, पहले ग्रुप का एवरेज 12 था, अब 1 साल से बढ़ गया तो अब 13 हो गया, तो अब नया एवरेज कितना है 13। हमसे इस x की वैल्यू पूछी है, क्या पूछा था, एवरेज एज ऑफ द न्यू स्टूडेंट्स, तो न्यू स्टूडेंट्स तो यही वाले 5 है, वो 10 तो पुराने थे बेचारे। तो ये कितना हो गया 120 प्लस 5x इज इक्वल टू 15 इंटू 13 195। सो 120 यहाँ से काट दो, 120 यहाँ से काट दो, यहाँ बच गया 75, तो 5x बराबर 75, 5 1 ज़ा 5 15 ज़ा, x की वैल्यू आ गई 15, और यही तो आपसे पूछा था, 15 आपका सेकंड ऑप्शन है। अब ये क्वेश्चन लेंथी है, नो डाउट आपका क्वेश्चन पढ़ने में 1 मिनट ज़ाया होगा, मैं मानता हूँ, बट क्वेश्चन ईजी है। क्वेश्चन पढ़ते हैं एक बार। सीता एंड गीता हैड सर्टेन नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद देम। सीता और गीता 2 लड़के, उनके पास कुछ चॉकलेट्स थे। अगर गीता 5 चॉकलेट दे सीता को, तो रेशो ऑफ चॉकलेट विद गीता एंड सीता बन जाएगा 3:2, और अगर सीता दे 5 चॉकलेट गीता को, तो तब रेशो चॉकलेट बन जाते हैं गीता सीता के साथ 4:1। तो बताओ गीता के पास इनिशियली पहले कितने चॉकलेट थे। देखो पहले केस में वो मान लेते हैं कि सीता के पास x चॉकलेट्स थे और गीता के पास y चॉकलेट्स थे, और कोई चारा नहीं हमारे पास, कुछ तो मानना पड़ेगा, और पता भी नहीं है कितने कितने थे, तो एक के पास x मान लिए, एक के पास y मान लिए। फिर पहले केस में क्या हुआ, गीता ने 5 चॉकलेट दिए सीता को, गीता ने दिए हैं, तो गीता ने अगर दिए 5 चॉकलेट तो गीता के पास 5 कम हो जाएंगे, गीता के पास रह जाएंगे y-5। मानते हो इस बात को कि अगर किसी के पास 50 चॉकलेट हो, 5 वो किसी और को दे दे, तो क्या उसके पास 50 ही बचे, उसके पास 45 नहीं बचे, तो मैंने 5 कम कर दिए, और सीता के पास 5 बढ़ जाएंगे, क्योंकि गीता ने दिए किसको है, सीता को। तो सीता के पास अगर पहले x थे तो अब 5 ऐड कर दो,
तो ये आगे गीता के, ये आगे सीता के। तो बोल रहे हैं रेशो बन जाती है गीता सीता की 3:2, 3:2। बस इसको सॉल्व करते हैं इस इक्वेशन को। क्या बन जाएगा? 3x + 15 = 2y - 10. So this will become 3x = 2y -10 ऑलरेडी वहाँ है, प्लस का 15 वहाँ जाएगा, माइनस का 15, -15 और -10 -25। इस इक्वेशन को यहीं रोक देते हैं, दूसरा केस बनाते हैं। दूसरी बार क्या हुआ, अब की बार सीता ने दिए 5 चॉकलेट, तो सीता के पास अगर x थे तो अब सीता के पास कितने रह जाएंगे? x - 5। सीता ने अगर 5 चॉकलेट दे दिए तो गीता के पास 5 चॉकलेट बढ़ जाएंगे, तो गीता के पास कितने हो जाएंगे? y + 5। तो तब गीता और सीता के चॉकलेट्स का रेशो क्या हो जाएगा? 4/1। अब इस इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा आपका y + 5 = 4x - 20। तो y की वैल्यू आ जाएगी 4x -20 ऑलरेडी है, प्लस का 5 उधर जाएगा, -5 -25। ये आ गई y की वैल्यू। ये जो y की वैल्यू आई वो यहाँ लगा देते हैं, फिर ये सारी इक्वेशन किस में हो जाएगी? x की टर्म्स में। और एंड में क्या पूछा? गीता के पास कितने चॉकलेट थे, जो x की वैल्यू आएगी वो इसमें डाल देंगे। तो ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी 3x = 2 × y। y की वैल्यू ये डाल दो, 4x - 25 -25। सो दिस विल बिकम 2 × 4 8x - 2 × 25 50 -25, और इधर आ जाएगा 3x। 3x यहाँ से कट गए, 3x यहाँ से कट गए, 5x, और -50 और -25 -75। इस साइड -75 है तो उस साइड भेजूंगा प्लस का 75। सो 5x की वैल्यू 75। तो x की वैल्यू आ जाएगी 5 कितने सा 75 15 सा। x की वैल्यू आ गई 15, मतलब सीता के पास कितने चॉकलेट है? 15। लेकिन उसने किसके पूछे हैं? गीता के। तो 15 तो ऑप्शन में है, बट 15 लगा मत देना, ध्यान रखना। मेरे को गीता के चाहिए, और गीता की वैल्यू कैसे निकलेगी? y में, y की वैल्यू चाहिए ना, तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो। x की वैल्यू कितनी आई है? 15। यहाँ 15 पुट कर दो, तो ये आ जाएगा 4 × 15 - 25। 4 × 15, 15 चौके 60, और 60 में से 25 के 35। तो गीता के पास कितने थे? 35। इक्वेशन सॉल्व करनी थी, कर लोगे आप, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इक्वेशन बनाना आनी चाहिए बस। कि मैंने क्या किया, जैसे जैसे बोला था वैसे वैसे फॉलो किया। उसने बोला था कि गीता ने 5 चॉकलेट सीता को दिए, तो मैंने गीता के 5 कम कर दिए, सीता के 5 बढ़ा दिए। सो ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। इसको मैं टफ क्वेश्चन नहीं बोल सकता, क्योंकि ये क्वेश्चन कोई भी बना सकता, कोई भी। बट पिछला क्वेश्चन बर्नौली ट्रायल वाला हर कोई नहीं बना सकता। दूसरा क्वेश्चन ये है जिससे मुझे दिक्कत है, कि ये क्वेश्चन नॉर्मल बच्चा नहीं कर सकता। 10th का बच्चा तो बिल्कुल नहीं कर सकता ये क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 9th क्लास की बुक में है, बट जितने लंबे मेथड से ये होता है, अगर इतना लंबा मेथड आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में लगाओ तो फिर तो नहीं ये क्वेश्चन होने से रहा। और आपने सिलेबस में कहाँ लिखा कि ज्योमेट्री आएगी? सरफेस एरिया वॉल्यूम लिखा हुआ है, और बाद में इतना अजीब क्वेश्चन पूछ रहे हो। खैर क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल वो होती है जिसकी सारी साइडें बराबर होती है, और साइड दी हुई है, बोला साइड उसकी 20 सेंटीमीटर है, तो ये भी 20 होगी, ये भी 20 होगी, और ये भी 20 होगी। साइडें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की। और जो इसके अंदर सर्कल है ना, इंस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल इसके अंदर है, सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है सर्कल इसके बाहर है। लेकिन अभी इंस्क्राइब वर्ड यूज़ किया, मतलब सर्कल इसके अंदर बन रहा है, तो सर्कल अंदर है। और सर्कल जो है इसकी साइड्स को टच कर रहा है, टचिंग इट्स साइड्स। तो मैंने सभी साइड्स को टच करा दिया, इधर भी करा दिया, इधर भी करा दिया, इधर भी करा दिया। पूछा व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द सर्कल। इस सर्कल का एरिया बताओ। नहीं बता सकते आप इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया तो बता सकते हो कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 a²। हर बच्चा निकाल देगा, पर सर्कल का कैसे निकालोगे? परेशानी होगी कि नहीं होगी? यहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट चाहिए। खैर मैं वो सब चीज़ें अभी तो नहीं डायरेक्टली बताऊँगा आपको, मैं सीधा आपको बता देता हूँ कि यहाँ क्या यूज़ होता है। डेल बराबर R × S। अब आपको परेशानी होगी कि ना डेल पता है, ना R पता है, ना S पता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं डेल किसको बोलते हैं। डेल बोलते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल को। ये जो ट्राइंगल है ना, इसका एरिया, डेल मीन्स एरिया ऑफ ट्राइंगल।
आर मीन्स इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। मैं यहाँ सारी बात किसकी कर रहा हूँ, ट्राइंगल की, मैं सर्कल की बात ही नहीं कर रहा। आर मीन्स इन रेडियस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का इन रेडियस भी होता है, ट्राइंगल का सर्कम रेडियस भी होता है। ये ज्योमेट्री की बातें हैं जो यहाँ अप्लाई करनी पड़ेंगी। तो इन रेडियस होता है जो इसके अंदर सर्कल बन रहा है उसका रेडियस। तो इसका रेडियस, ये पॉइंट होगा इन सेंटर। इन सेंटर वो पॉइंट होता है जहाँ पे सारे एंगल बाइसेक्टर इंटरसेक्ट करते हैं। अब एंगल बाइसेक्टर टर्म कैसे समझाऊँ, अभी नहीं समझाऊंगा कुछ भी। दिस इज़ योर इन सेंटर। हाँ, बाद में मैं ज्योमेट्री वगैरह सब पढ़ाने वाला हूँ, यूट्यूब पे पूरा मैथ पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन टाइम लगेगा। अभी ये क्वेश्चन पूछ लिया उन्होंने तो मेरे को जल्दी में आपको सिर्फ इसका सोल्यूशन देना है। दिस पॉइंट इज़ योर इन सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। लेकिन अगर सर्कल के हिसाब से देखो तो ये सर्कल का क्या होता है, सेंटर। और इस पॉइंट से जहाँ मर्जी दूरी तय करो वो 90 डिग्री पे बराबर होती है। ये सारे के सारे इस ट्राइंगल के क्या है, इन रेडियस, और सर्कल के लिए क्या है, सिर्फ रेडियस। जो सर्कल का रेडियस होता है वो ट्राइंगल के लिए क्या कहलाता है, इन रेडियस। दो तरह के रेडियस होते हैं, एक इन रेडियस होता है, एक सर्कम रेडियस होता है। सर्कम रेडियस भी दिखा देता हूँ। अगर कल को आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि एक ट्राइंगल है और बोला जाए कि एक सर्कल उसको सर्कमस्क्राइब कर रहा है, इंस्क्राइब नहीं कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है, मतलब वो सर्कल कहाँ बनेगा, वो सर्कल बाहर बनेगा। अभी सर्कल अंदर बना ट्राइंगल के, सर्कल ट्राइंगल के बाहर भी बन सकता है। तो उस केस में जो हमारे सर्कल का रेडियस होता है वो ये सब होता है, ये सर्कल का रेडियस होगा। तो ट्राइंगल का इसको रेडियस नहीं बोलते, इसको ट्राइंगल का सर्कम रेडियस बोलते हैं। होपफुली ये क्वेश्चन ना आए कल, नहीं आना चाहिए वैसे। इन रेडियस और सर्कम रेडियस पे क्वेश्चन तो नहीं आना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि आपने ज्योमेट्री सिलेबस में नहीं बोली है तो आप कैसे डाल सकते हो। हालांकि वो बोल सकते हैं कि एरिया पूछा, बट कॉन्सेप्ट तो यूज़ हो रहे हैं उसके। तो इन रेडियस निकाल लूँगा अगर मैं, तो मुझे सर्कल का रेडियस मिल जाएगा। यही है इन रेडियस जो मुझे नहीं पता। एस होता है सेमी पेरीमीटर। आपने एक टर्म सुनी होगी पेरीमीटर, तो एस होता है सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना होगा, पेरीमीटर क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड्स 20 + 20 + 20 60। लेकिन वो 60 क्या निकला, पेरीमीटर। मुझे पेरीमीटर नहीं चाहिए, मुझे सेमी पेरीमीटर चाहिए, मतलब पेरीमीटर का आधा। 60 का आधा 30। एस की वैल्यू पता चल गई और एरिया ऑफ ट्राइंगल मैं निकाल लूँगा, क्योंकि ट्राइंगल कैसी है, इक्विलेटरल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, √3/4 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर। तो साइड कितनी है 20, तो 20 का स्क्वायर बराबर 30 × r। तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो यहाँ 400 आ जाएगा, और 4 से जब 400 कटेगा तो यहाँ 100 आ जाएगा। सो यू विल गेट 100√3/30 = r। मुझे रेडियस की वैल्यू पता चल गई। अब जब रेडियस की वैल्यू पता चल ही चुकी है तो सर्कल का एरिया निकालना मुश्किल काम है ही नहीं। सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है πr²। और पाई की वैल्यू नहीं पुट करनी है, क्योंकि सारे ऑप्शन में पाई की वैल्यू एज इट इज़ लगी है। तो एक चीज़ पता चल गई कि मुझे सिर्फ r का स्क्वायर करना है और पाई से मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब इसका स्क्वायर करने की ज़रूरत है सिर्फ। πr² निकालने के लिए पाई को तो एज इट इज़ रखोगे, बस r का स्क्वायर करना है। तो जब इस पूरी टर्म का स्क्वायर करोगे, स्क्वायर करने से पहले एक चीज़ कर सकते हो, आप 0 से 0 काट सकते हो, क्योंकि क्या फ़ायदा 100 का स्क्वायर करने का, 0 से 0 कट जाएगा। दिस इज 10, 10 का स्क्वायर क्या होता है 100। √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 अपॉन 3 का स्क्वायर क्या होता है 9। 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा, तो क्या बचा हमारे पास, बचा 100π/3। तो 100π/3 कौन सा ऑप्शन है, थर्ड। दिस इज द करेक्ट आंसर। नॉट एन ईजी क्वेश्चन बाय एनी मीन्स। आप किसी से सॉल्व करवा के देख लो, अगर इतनी जल्दी कोई कर देगा ना तो मुझे पकड़ लेना आके। जो भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके देगा ही विल टेक टाइम। पूरे तरीके से कर देगा वो, नो डाउट ये निकल जाता पूरे तरीके से, बट बहुत लेंथी क्वेश्चन है। बट जिस बंदे को ये बात पता होगी ना, वो इसको विद इन 1 मिनट कर सकता है। और ये बात पता होने के लिए आपको ज्योमेट्री पढ़नी पड़ेगी, आपको इन रेडियस सर्कम रेडियस का कॉन्सेप्ट वहीं से मिलेगा। तो डेल बराबर r × s याद रखोगे आप। डेल क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमें पता है, r होता है इन रेडियस। इन रेडियस किसका, ट्राइंगल का। दैट मीन्स वो सर्कल का क्या होगा, रेडियस। सर्कल का रेडियस निकालना ही तो सारी दिक्कत है। सर्कल का रेडियस निकल गया तो एरिया तो हर बच्चा निकाल लेगा, πr² होता है। तो r निकलने के बाद मैंने r का किया स्क्वायर, फिर कहानी खत्म हुई। खैर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है।
जो बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं उन्होंने तो ज्योमेट्री पी ली होती है, याद करना तो दूर बात है, उनको ज्योमेट्री तरीके से आती है। एसएससी वालों को, बैंकिंग वालों को ज्योमेट्री से लेना देना ही कोई नहीं होता। सो क्लास 4 के एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आना इट्स नॉट ए गुड थिंग। अब आ गया परसेंटेज का इजी क्वेश्चन, बस ऐसे क्वेश्चन पेपर में आने चाहिए। इफ़ एज इनकम इज़ 60% मोर देन दैट ऑफ बीज इनकम, ए की इनकम बी की इनकम से 60% ज़्यादा है। ए की इनकम बी की इनकम से 60% ज़्यादा है। किसकी ज़्यादा है? ए की इनकम। 60% का क्या मतलब होता है? 60% का मतलब होता है 3/5। जब आप 60/100 करोगे, 0 काटोगे, 6/10 आ जाएगा, 2 के टेबल से काटोगे, 2 3 2 5 3/5 ज़्यादा है। मतलब अगर बी की इनकम 5 होगी तो ए की इनकम उससे 3 ज़्यादा होगी, तो ए की इनकम कितनी हो जाएगी? 8। यही मतलब होता है। परसेंटेज पढ़े हो आप लोग। अब क्या पूछ रहा है? देन बाय हाउ मच परसेंट इज बीज इनकम लेस देन दैट ऑफ ए। बी की इनकम ए से कितने परसेंट कम है? तो बी की इनकम ए से कितनी कम है? 3 कम है। बी की इनकम ए से कितनी कम है? 3 कम है। किससे? ए से। तो ए की कितनी है? 8 × 100। 4 2 ज़ा 4 25 ज़ा 25 3 ज़ा 75, 75/2 होता है 37.5%। फाइनली लास्ट क्वेश्चन। यार आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। सो अभी तक मैंने आपको कभी नहीं बोला कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, अब करो, क्योंकि 2 दिन हो गया मुझे करते हुए। ये 2.5-3 घंटे लगते हैं वीडियो बनाने में। पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता है, फिर सॉल्व करता हूँ आपके सामने, तो वो टाइम रिड्यूस हो जाता है जो क्वेश्चन लिखा हुआ है या जो बाकी टाइम कहीं से मटीरियल देख रहा हूँ या जो बाकी चीज़ें। सो इट इज़ टेकिंग टाइम। सो प्लीज़ शो योर लव टुवर्ड्स अस, ताकि हम ये चीज़ कंटिन्यू करें यार। बिकॉज मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि हमारी जो वीडियोस देखते हैं 44% लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। ओनली 56% हैव सब्सक्राइब्ड अवर चैनल। तो यार जो बाकी 44% इस चीज़ का फ़ायदा ले रहे हैं, मेक श्योर कि यार सब्सक्राइब कर दो। आपको कोई पैसे नहीं लगेंगे इस चीज़ के। फिर बेल आइकन भी दबा दो यार। सभी चैनल यही तो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, और मैं आपसे ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, तो कोशिश करना कि लास्ट टाइम ही हो। बिकॉज इससे यार हमें भी दिखेगा यार कि लोग हमारी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं ये चीज़ें देख के। हम जो फ़ायदा दे रहे हैं इट इज़ एक्चुअली हेल्पिंग यू। और अगर आपको कोई चीज़ हेल्प कर रही है तो फिर हमारी भी हेल्प कर दो थोड़ी सी। सेम क्वेश्चन कल भी आया था, उसमें सम ऑफ फादर्स एंड सन्स एज 74 दी थी, यहाँ 68 दिया। सेम तरीका इक्वेशन बना के हो सकता है ये क्वेश्चन। तो फादर प्लस सन इज इक्वल टू 68। फिर बोल रहा है 8 साल बाद, तो 8 साल बाद फादर f ईयर्स का ही होगा, वो f+8 नहीं हो गया होगा। तो 8 साल बाद फादर विल बी f+8। बोल रहे हैं फादर विल बी थ्राइस होता है 3 गुना। 3 गुना किसकी उम्र की? सन की उम्र की 3 टाइम्स। तो सन भी तो 8 साल बड़ा हो गया होगा। अगर वो वहाँ पे s ईयर्स का नज़र आ रहा है तो यहाँ पे s+8 ईयर्स का हो गया होगा। सो ये बन जाएगा f+8 इज इक्वल टू 3s + 24। 8 यहाँ से गए, 8 यहाँ से गए, 16। तो f बराबर 3s + 16। f की वैल्यू आ गई। ये जो f की वैल्यू आ गई यहाँ पुट कर दो यहाँ पे, तो ये सारी इक्वेशन किस में हो जाएगी? s में। तो s की वैल्यू आ जाएगी। और पूछी भी किसकी है? सन की एज पूछी है, s ही पूछा, निकल जाएगा। f की जगह मैं ये रख रहा हूँ, तो ये बन जाएगा 3s + 16 + s इज इक्वल टू 68। 3s + s 4s, और 16 यहाँ से जाएंगे, 16 यहाँ से जाएंगे, यहाँ बच जाएंगे 52। तो 4s बराबर 52। 4 का टेबल अगर आपको आता है तो 4 13 × 52 होता है। सन की उम्र आ जाएगी 13 साल, तो 13 है ऑप्शन में। फादर की पूछेगा तो जो s की आई है वो यहाँ पुट कर देंगे। फादर की कितनी आ जाएगी? 3 × 13, 3 × 13 39, 39 + 16। फादर की एज आ जाएगी 55। तो फादर की पूछेंगे फादर की बता देंगे, सन की पूछेंगे सन की बता देंगे। सो 13 इस क्वेश्चन का आंसर है। मैंने 20 के 20 क्वेश्चन करवा दिए। तो कोशिश यही है हमारी कि आपकी कल के पेपर में हेल्प हो जाए जो कैंडिडेट्स हैं। और बाकी देख लो कि कितने ठीक हुए हैं। अगर 18 ठीक हो गया ना तो बहुत बढ़िया। 20 नहीं हो सकते आज, लेकिन अगर 18 इस पेपर में है ना तो यार आप चैम्पियन हो। जिसने इसमें 18 किए ना उसको मैथ बहुत अच्छा आता है, और जिसके 15 हो गए हैं उसका एवरेज है, और जिसके 10 से नीचे हैं तो उसको मेहनत की बहुत ज़रूरत है। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है इस पेपर को देख के। और जो 20 कर गया है ना वो फिर क्लास 4 की तैयारी नहीं कर रहा होगा, वो कुछ बड़ा सोचे फिर। सो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन इट्स गुड बाय।